वेलकम टू संजय गौड़ावत आईटी एंड मेडिकल एकेडमी। सो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ जो थियरी था उसको हम पहले पढ़ते हैं। आफ्टर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद बोर सर ने दिया, तो बोर गेव अ न्यू मॉडल विच वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या था वो पढ़ते हैं। एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं अपने अंदर। एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियर और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मतलब जो सेंटर में है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो बाहर है। न्यूक्लियर पार्ट इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट आउटसाइड and electron revolves around the nucleus in closed circular orbit or shell. This orbit is known as stationary orbit or lie orbits having fixed energy. तो वही बस जो ऑर्बिट्स है अपने पास, अलग अलग ऑर्बिट्स है, एन की वैल्यू 1 2 3 करके उसे स्टेशनरी ऑर्बिट नाम दिया गया। ठीक है। तो जो भी अपने पास ऑर्बिट्स है, इन्फाइनाइट नंबर है, KLMN से स्टार्ट होता है, OP करके हम Z तक लिखेंगे, उसके बाद Z1 Z2 Z3 करके भी लिख सकते हैं। जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था KLMN OP वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन्फाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट अवेलेबल अराउंड द न्यूक्लियस। आउट ऑफ दिस इन्फाइनाइट circular orbits, electron will revolve in those circular orbits in which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr और उसको हम लिखते हैं nh अपॉन 2 पाई से। हालांकि इसको आगे हम डी ब्रोगलीज वेवलेंथ में वेरीफाई हम कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। n क्या है? शेल का नंबर है, 1 2 3 4 करके हम पुट कर सकते हैं। m जो लिखा है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v लिखा है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। h अपने को पता, प्लैंक्स कांस्टेंट और 2 पाई की वैल्यू पता है। तो आगे चलते हैं, और अपने पास एनर्जी लेवल लिख कर दिया हुआ है, बहुत सारे लेवल्स है, उनका एनर्जी लिखा हुआ है। जो हायर लेवल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्साइट करें, आगे भेजे, तो बाहर वाले शेल में भेजने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी जो दूर है न्यूक्लियस से। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से आगे डिराइव करेंगे। अनलेस एंड अनटिल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एनी ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इट विल नीदर गेन नॉर लूज एनर्जी, ऐसा लिखा हुआ। ग्राउंड स्टेट का मतलब जब तक आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दिया तो ना वो एक्साइट होगा, और जब तक वो लूज नहीं करा तब तक वो डी एक्साइट भी नहीं होगा। एनर्जी हम देते हैं तो एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन, आगे वाले लेवल में जाता है, और एनर्जी रिलीज करता है तो नीचे वाले लेवल में आता है। जो ग्राउंड स्टेट है, लोअर एनर्जी स्टेट, उसमें हम n की वैल्यू 1 लिख रहे हैं। और जो एक्साइटेड स्टेट है, जो ग्राउंड स्टेट को छोड़ के, उन सभी को हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अभी जैसे फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग में अगर हम देखें तो फर्स्ट फ्लोर एक्चुअली कौन सा होता है? सेकंड। और वैसे उसी तरीके से जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है वो एक्चुअली n की वैल्यू 2 है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 4, एक आगे चलता है। तो यहीं पे वैल्यूज लिखी हुई है, ग्राउंड स्टेट 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू 2 3 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन जम्प टू एनी ऑफ द हायर ऑर्बिट फ्रॉम एनी लोअर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग सुटेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। लाइट आ रहा है अपने पास। इलेक्ट्रॉन कैन रिटर्न टू एनी ऑफ द लोअर स्टेट फ्रॉम एनी ऑफ द हायर स्टेट बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अगर आगे जाना, एक्साइट होना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, डी एक्साइट होना है तो एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन। Excited state of any electron is highly unstable. It will stay there only for a fraction of second. तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रहेगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस आ जाएगा अपने जहाँ से वो एक्साइट हुआ था। तो जो बोर्स मॉडल है ना, वो बस सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ही हम अप्लाई करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस कर देते, लिथियम +2 करते, बेरिलियम +3, बोरॉन +4 करते। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे जैसे अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऑब्जर्व करें तो इलेक्ट्रॉन पे दो टाइप की एनर्जी हम उस पर देख रहे हैं। एक जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे न्यूक्लियस खींचेगा, और एक बाहर की तरफ फोर्स है mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम वहाँ पे लिख रहे हैं। इस तरीके से मतलब दो तरह का फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल करके। जो भी बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स, उसको हमने लिख दिया mv²/r, और अंदर की तरफ जो लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। हालांकि इलेक्ट्रॉन कहीं मूव नहीं कर रहा है वहाँ पे, वो बस रोटेट कर रहा है, ना वो अंदर आ रहा है ना वो बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो वही फोर्सेस को हम इक्वेट करेंगे।
तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, उसका फॉर्मूला हम निकालते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस खींच रहा है, फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो के है उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और Q2 का मतलब जो भी अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम यहाँ पे लिए तो कैसे पता करते हैं, एटॉमिक नंबर से, Z इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखिए पुट करें तो इस तरीके से आएगा अपने पास। तो दो फॉर्मूला है, फर्स्ट इधर लिखा हुआ जो अभी हमने डेराइव किया, और सेकंड ये जो पहले बताया मैंने, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। अब क्या करना है, यहाँ पे अपने को मास की वैल्यू पता है, n पता है, n को मतलब अननोन भी लेकर चलते तो चलेगा अपने को, h की वैल्यू पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2π की वैल्यू पता है, इधर k की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻9, e का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो हम पता अपने को 1.6 10⁻19 आती है वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। तो वेरिएबल क्या अपने पास, m v z और n। तो z और n के टर्म में हम r रेडियस और वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, मास अपने को नोन है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे हम इस इक्वेशन में देखेंगे तो ये जो के जेड ई स्क्वायर अपने पास सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर दिया ऊपर से उठाकर। वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वैल्यू आएगी NH अपॉन 2π mr। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और फिर लिखा गया, और फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है अपने को, r एक साइड करो, बाकी सारे टर्म एक साइड करो। तो जब हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला आता है अपने पास, और ऊपर देखो तो ऊपर अपने पास n स्क्वायर है और इधर z लिखा हुआ है, n स्क्वायर अपॉन z 0.529 एंगस्ट्रम वैल्यू लिखी गई है, एंगस्ट्रम में ही हम निकालते हैं। हालांकि जब हम वैल्यूज पुट करते हैं ना तो मीटर में आता है, लेकिन मीटर में वो 10⁻10 के रेंज का आता है, हम उसे एंगस्ट्रम में भी बोल सकते हैं, बोलना आसान है अपने लिए। अब स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि अपने को याद ही नहीं रहता कि रेडियस में ऊपर n था, z था, स्क्वायर था, नॉर्मल वैल्यू थी, मतलब क्या था, या लीनियर था। तो रेडियस का ये फॉर्मूला एक आ गया। अब जो इधर रेडियस का फॉर्मूला अपने पास लिखा हुआ है ना, ये हम वेलोसिटी में इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेडियस में r यहाँ सब्स्टिट्यूट करना और v निकालेंगे। जब हम निकालते हैं वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करके तो अपने पास कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन आता है, और जब वैल्यू सारे कांस्टेंट को पुट हम कर देते हैं और z और n को रिटेन करके रखते हैं तो इस तरीके से एक फॉर्मूला आता है 2.18 10⁻6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। दो फॉर्मूला अपने को याद रखना है, रेडियस का और वेलोसिटी का, ठीक है। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, v इज इक्वल टू r ओमेगा। रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला हम याद रखेंगे, लेकिन अपने पास अभी एंगुलर वेलोसिटी आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा, टाइम पीरियड आएगा, तो उसमें अपने कैलकुलेट करने को नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ना दो अपने को वैल्यूज गिवन है तो उसमें बस रेशियो निकाल दो। जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस n और z बचेगा। तो n और z का अपने को जस्ट रिलेशन जानना है। तो अगर हम ओमेगा यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है v अपॉन आर। v की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना यहाँ पे, जो जस्ट थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, और r की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, तो इस तरीके से आता है 0.529। तो z देखो तो z ऊपर जाएगा, तो z स्क्वायर होगा और नीचे n क्यूब आएगा, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। हालांकि ये जो कांस्टेंट है ना, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अपने से ये कांस्टेंट नहीं पूछा जाएगा, तो जस्ट प्रोपोर्शनलिटी हम देख रहे हैं। जो ओमेगा इधर लिखा हुआ है z स्क्वायर अपॉन n क्यूब है। अब रेशियो अगर निकालना हो तो कांस्टेंट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो z अपॉन n करेंगे, पहला z1 स्क्वायर n1 क्यूब अपॉन z2 स्क्वायर अपॉन n2 क्यूब। तो रेशियो हम निकाल सकते हैं। जैसे प्रोपोर्शनलिटी अपने को याद रखना है, ठीक है। जैसे टाइम पीरियड अपने पास आया है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π अपॉन ओमेगा। तो अगर ओमेगा को हम उल्टा कर रहे हैं तो जस्ट उसका उल्टा आएगा। प्रोपोर्शनलिटी क्या हो, जैसे ओमेगा में देखो क्या लिखा हुआ है, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो अगर हम यहाँ लिखें तो n क्यूब अपॉन z स्क्वायर आएगा लिखा हुआ। उसी तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें ना, तो फ्रीक्वेंसी जैसे ये न्यू लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो हम लिखिए 2π बाई ओमेगा। तो ओमेगा की प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा में हमने क्या लिखा था, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो यहाँ पर भी प्रोपोर्शनलिटी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। रेडियस वेलोसिटी में तो अपने फॉर्मूला याद रखना है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में अपने को रिलेशन याद रखना है कि प्रोपोर्शनलिटी कैसे आ रही है।
अब एनर्जी अपने पास कौन कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को ऐड करें तो टोटल एनर्जी मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि mv²/r तो अपने को पता है, उसको हमने इक्वेट किया kZe²/r² से। तो अगर मैं r को उधर भेज दूँ और इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो काइनेटिक एनर्जी अपने को निकल जाएगा, मिल जाएगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया, हाफ kZe²/2r। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू आर, डिस्प्लेसमेंट। तो k Q1Q2/r² इनटू आर, जो इलेक्ट्रोस्टैट का फोर्स का फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है। अब Q1 Q2 चार्जेस है तो अपने पुट करना है, Q1 प्रोटोन का चार्ज मतलब Z इंटू ई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, और Q2 का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 प्लस 1 माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब क्या है कि उधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? Z E इंटू माइनस ई अपॉन आर, इधर माइनस साइन में बाहर ले आता हूँ, तो इस तरीके से वैल्यू आएगी kZe²/r। तो अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम चेक करें ना तो क्या दिख रहा है अपने को कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन का है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक का डबल है, इधर 2 से डिवाइड किया है, और मैग्नीट्यूड देखे तो इधर 2 नहीं दिख रहा है, उसका 2 गुना है। अब टोटल एनर्जी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो टोटल एनर्जी है अपने पास, दोनों को ऐड करेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक की वैल्यू पुट करनी है, पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे माइनस kZe²/2r ही आएगा। तो एक बार जो हमने तीनों एनर्जीज यहाँ पे कैलकुलेट किया है, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल, तीनों का हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल लिखा हुआ है, तो सिंपल जो कॉन्स्टेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, जब जस्ट अपने को हाफ -1 और यहाँ पे -1/2 बचेगा। जो वैल्यू लिखा हुआ है ये r है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं हाफ -1 -हाफ। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी 1 -2, और इस तरीके से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 2 से अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं रेशियो, और रेशियो का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिर जब अगर अपने को एग्जैक्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एग्जैक्ट एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी तो यहाँ पे -kZe²/r लिखा हुआ है। r की जो वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की है उसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करके अपने पास एक कुछ फॉर्मूला आता है, और उसमें जितने भी अपने पास नॉन वैल्यूज़ है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहाँ पे। जब हम नॉन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे वहाँ पर तो जस्ट अपने पास क्या आएगा फॉर्मूला एनर्जी का? जब हम सब्स्टिट्यूट करते तो वैल्यू आती है -13.6 Z²/n² करके, और ये जो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, ठीक है। साइन अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब वो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिखा हुआ, अगर उसे अपने को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? 1.6 10⁻19 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे करके एक जूल पर एटम का भी अपने को एनर्जी का फॉर्मूला है। जो भी दो एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास लिखे हुए हैं Z²/n² करके, ये फॉर्मूला अपने को याद करना है एनर्जी का, ठीक है। अगर हमने एनर्जी निकाल लिया तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। जो एनर्जी है वही मैग्नीट्यूड में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बट अपोजिट साइन का, और जो टोटल एनर्जी है उसका डबल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सेम साइन करके, रेशियो से निकाल सकते हैं। तो सभी शेल के लिए अगर हम एनर्जीज कैलकुलेट करेंगे ना तो वैल्यू क्या आती है अपने पास फॉर्मूला -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे अपने पास बहुत सारे लेवल्स है ना, तो लेवल्स के लिए अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर वैल्यू पुट करके तो -13.6, और ये हाइड्रोजन के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 आता है, तो n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो इस तरीके से एनर्जी अपने को मिलता जा रहा है। अब एनर्जी देखो साइन के साथ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन के साथ अगर हम देखो तो वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है इस तरफ, क्योंकि अपने को वैल्यू चेक करना है यहाँ पे क्या आ रहा है, -0.54 करके। ये यहाँ पे जो लिखा है ये 1 नहीं है, ये खाली जगह है यहाँ पे कि और भी अगर हम कैलकुलेट कर सके तो
तो इस तरीके से वैल्यूज लिखी हुई है और ये इंक्रीज होते जा रहा है धीरे धीरे। और यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे हम आगे चलते हैं वैसे एनर्जी ज़्यादा होते जाती है और इन्फानाइट पे जाके ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन इन्फानाइट पुट करें तो वैल्यू तो ज़ीरो ही आएगा डिवाइड करके, ठीक है। कंक्लूजन क्या है इक्वेशन ऑफ एनर्जी से, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है तो एनर्जी इंक्रीज होते जा रहा है, बट अपने को साइन के साथ देखना पड़ेगा तभी, ठीक है। आगे अपने पास लिखा हुआ है एट इन्फिनिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो फ्रॉम मैक्सिमम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और मिनिमम वेवलेंथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो जीरो होगी, ठीक है। और अगर आप इसके बाद अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि अगर अपने मैक्सिमम एनर्जी देखना है, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और मिनिमम वेवलेंथ देखना है, तो अगर मैक्सिमम एनर्जी अगर ट्रेवल करना है तो बहुत दूर तक वो ट्रेवल करेगा, तो हम n1 जो है उसको लोएस्ट रखेंगे और जो n2 है उसको हाईएस्ट पॉसिबल हम रखेंगे। वैसे अगर मिनिमम एनर्जी अपने को लेना है तो n1 को हम हाईएस्ट रखेंगे सबसे ऊपर और n2 एकदम इसके क्लोज रहेगा, जस्ट एक ऊपर वाला वैल्यू। आयनिस्ट एनर्जी का मतलब क्या, आप अगला डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। ग्राउंड स्टेट से अपने इन्फिनिटी पे भेजना है यहाँ पे, तो क्या है हम क्या कर रहे हैं, जो एनर्जी है ना उसका हम डिफरेंस लेंगे यहाँ पर। तो डिफरेंस अगर ले रहे हैं हम यहाँ पर तो कैसे वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी, ये जो लिखा हुआ है ई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है, तो इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो है और फर्स्ट लेवल पे कितनी एनर्जी है -13.6, एक और माइनस करें तो प्लस आइए वैल्यू और 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये अपने को याद करना है, ठीक है। आयनेशन पोटेंशियल अपने पास गिवन है, अगर अपने को एनर्जी पता है ना तो एनर्जी को हम इक्वेट कर देंगे Q इंटू वी से, तो जो भी एनर्जी आ रहा है ना वो हम पोटेंशियल वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। अब एक्साइटेशन एनर्जी हम देख रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट, कहीं पे भी भेजना है, ग्राउंड से किसी और एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं E n2 माइनस E1 का, तो जो 13.6 लिखा हुआ ना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर करके वो पुट किया यहाँ पे 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। ये जो अपने पास लेवल है वो फर्स्ट है, ग्राउंड स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से अपने पास वैल्यू आएंगी। 13.6 जेड स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो इधर से 1 आएगा -1 अपॉन n2 स्क्वायर, n2 की वैल्यू और z की वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेपरेशन एनर्जी, तो उसमें लिखा हुआ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट टू इन्फिनिटी, किसी भी स्टेट से इन्फिनिटी पे भेजना है अपने को, तो स्टेट की एनर्जी जीरो, इन्फिनिटी की एनर्जी जीरो और किसी भी स्टेट की एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आएगी वैल्यू, ठीक है। अब लिमिटेशन हम पढ़ते हैं बोर्स थियरी का क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है इट डज नॉट एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। व्हेन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो स्पेक्ट्रा है, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमने मतलब पढ़ेंगे अभी, तो उसी का एक्सप्लेन नहीं कर पाया इधर। व्हेन हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड, it is observed that a spectral line in hydrogen spectrum is not a simple line but a collection of several lines which was not explained by Bohr। मतलब जो स्प्लिटिंग होती है ना लाइन की, वो इधर बताया गया, वो ऑर्बिटल्स की वजह से होता है, तो ये बोर सर ने नहीं बताया था। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जीमेन इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हम बोलते हैं उसे स्टार्क इफेक्ट, तो ये भी सर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। It was not in agreement with Heisenberg uncertainty principle, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसके साथ एग्रीमेंट में नहीं था। आगे लिखा हुआ अपने पास स्पेक्ट्रम ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन वर एक्सपेक्टेड टू बी सेम बट प्रैक्टिकली देयर वर फाउंड डिफरेंट, तो जो भी आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सबका अपने को स्पेक्ट्रम अलग अलग दिखना चाहिए था। मतलब यहाँ पे तो जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर एक्सपेक्टेड टू बी सेम, सर के अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए था, बट एक्चुअली वो डिफरेंट आया। There's no justification of quantization of angular momentum, mvr = nh/2 पाई जो लिखा हुआ है
वो हम जस्टिफाई नहीं कर पाए, हालांकि वो आगे डी ब्रोगली सर ने दिया था, उससे जस्टिफाई हुआ। ठीक है तो आइए क्वेश्चन करते हैं। रेडियस अपने को गिवन है फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एक्स से, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज नियरली। तो जो अपने पास रेडियस गिवन है एक्स लिखा हुआ है, तो रेडियस का फॉर्मूला हम लिखते हैं आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट बोला गया है, तो आर नॉट इंटू 1 अपॉन 1 हम पुट करते हैं। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, एन की वैल्यू 1, तो रेडियस आ गया आर नॉट। देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज नियरली। आगे जाके हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा अगर हम निकालें यहाँ पर तो 2 पाई आर एन अपॉन एन। यहाँ पे जो अपने को रेडियस दिया हुआ है ये एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2 पाई आर एन की वैल्यू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू एन। एक एन हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे और 2 पाई आर नॉट की वैल्यू एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे। थर्ड बोर ऑर्बिट अपने को बोला गया तो 3 वैल्यू पुट करें और जेड की वैल्यू 1, एटॉमिक नंबर 1, तो आंसर आएगा 6 पाई एक्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन आयन ऑफ इट। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसका फॉर्मूला है 13.6 जेड स्क्वायर। इसको हम इक्वेट करेंगे 217.6 से। जेड स्क्वायर अपने को निकालना है तो 217.6 अपॉन 13.6। नो देखना है कि सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 13.6। हालांकि एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं करना अपने को, बट अप्रॉक्सीमेटली देखना है कितना आएगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम चेक करें ना तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो 13 220 के अराउंड लिखा हुआ वहाँ पे, तो वैल्यू ये आएगी 16। अब z अगर हम लिखे यहाँ पर तो z मतलब उसका रूट लेना है अपने को 16 का, तो वो वैल्यू आएगी √16 मतलब 4। एटॉमिक नंबर 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर 4 है इसका एटॉमिक मास हम 9 लिखते हैं। तो उन्होंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो थर्ड ऑप्शन आंसर आता है। होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।